अतुल को देखने के लिए आज एक और लड़की वाले आते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या काम होता है और आपका बेटा क्या काम करता है? हमें ना बायोडेटा देखकर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। जी, हमारे यहाँ कैसी भी कोई भी कमी नहीं है। सब्जी, दूध, फल सब कुछ से हमारा घर हमेशा भरा रहता है। आपकी बेटी को हम कभी खाली पेट नहीं रखेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। वो तो हमने समझ लिया, लेकिन वैसे मेनली आपके यहाँ होता क्या है? मतलब आपका लड़का जॉब करता है या बिजनेस करता है? जिन्होंने हमें ये रिश्ता बताया ना, वो भी ज्यादा कुछ खुलकर बता नहीं पाए। जी, हमारे पास 20 खेतों की बंटाई का काम है। हम वही संभालते हैं और उसी से हमारी कमाई भी होती है, हमारा घर भी चलता है। तो मतलब आपका बेटा भी वही सब करता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा अतुल बहुत अच्छे से सारे खेतों का काम संभालता है। हर साल खूब बढ़िया फसल होती है तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाता है और हम भी टेंशन फ्री होकर रहता है। मतलब आपके पास खुद का कुछ भी नहीं है, हैं? आप लोग इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? सीधी और साफ बात कीजिए ना। हाँ, हमारे पास खुद का नहीं है, लेकिन ये भी तो हमारा एक तरफ से जॉब ही हुआ ना। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। अब कंपनी तो आपका हो नहीं जाता, बस ऐसे ही ये हमारा और हमारे बेटे का जॉब है। माफ कीजिए भाई साहब, हम अपनी बेटी को ऐसे खेत खलियान पर काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते। चलते हम। और नहीं तो क्या, अभी हमारी लड़की हम पर इतनी भारी नहीं है कि हम ऐसे जानबूझकर कुएं में पटकते। ना जी ना, चलो जी यहाँ से। ये लड़की वाले भी ना जाने क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, कुछ पता नहीं। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। देखो ना जी, आज इन्होंने भी मना कर दिया। जो पिछले हफ्ते आए थे सहारनपुर वाले। अच्छा, सहारनपुर वाले, वो क्या नाम था लड़की का? रेनू ना, यही नाम था ना? हाँ वही। आप कह रहे हैं कि उन्हें घर समझ में नहीं आ रहा। बस आजकल की लड़की वालों को पता नहीं क्या चाहिए। देखो तो कितना बड़ा घर है हमारा, सब बढ़िया है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर उनको चाहिए क्या। चलो अब तुम परेशान ना हो। मेरा खाना बना दिया क्या? मुझे खेत पर जाना है। अगर नहीं बनाया तो जरा जल्दी बना दो। बड़े आए खेत पर जाने वाले। अरे लड़का अध बूढ़ा हुआ जा रहा है, लेकिन अब क्या करें ये तो बताओ। अरे हो जाएगी नीना जी, जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी। आपके हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। जब समय आएगा तभी शादी होगी। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, अपना टिफिन लेते जाइए। मुकेश जी नीना जी से टिफिन लेकर अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। इधर जहां एक तरफ अतुल के लिए उसके माँ बाप लड़की के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक उसी तरह निधि के भी घर वाले उसके लिए दिन रात अच्छा घर ढूंढने में लगे थे। अरे मधु जी, पता नहीं कब हमारी निधि बिटिया के लिए अच्छा और हमारे मन जैसा घर मिलेगा। क्यों जी, क्या हुआ? कल जिस लड़की का रिश्ता आप लेकर आए थे, उस रिश्ते में तो सब अच्छा था। आज उनसे आप बात करने जाने वाले थे ना, फिर अचानक क्या हुआ? अब क्या बताऊं मधु जी, बड़ा झोल है। लड़के वाले कहते कुछ है और होता कुछ है। अरे उन्होंने बताया था कि उनका इतना बड़ा घर है, लड़के का 35 लाख का पैकेज है, लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं। पता चला लड़के का सिर्फ 32 लाख का पैकेज है और घर की भी अभी ईएमआई बाकी है। और तो और गाड़ियां भी उनके पास 3-4 बताई थी, लेकिन 2 ही गाड़ियां, बाकी उनकी टैक्सी है जो किराए पर चलती है। तभी निधि वहां आती है। क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? अरे बेटा, जो कल तेरे लिए घर देखा था ना, उसी के बारे में बात हो रही थी। हाँ पापा, पहले ही अच्छे से छानबीन कर लेना, नहीं तो बाद में कुछ का कुछ निकले। हाँ बेटा, तेरे पापा सारी खोज खबर लेकर ही रिश्ता पक्का करेंगे। हमारी इकलौती बिटिया है तो ऐसे ही किसी को दे देंगे क्या हम? मम्मी पापा, अब दोनों कितने अच्छे हो सच में। उनकी ये बातें रसोई में नाश्ता बना रही मिनी भी सुन रही थी। भैया ठीक है, अपनी बेटी के लिए इतनी खोज खबर ली जा रही है और दूसरी की बेटी को क्या ही झूठ बोल बोल कर लाते हो। तभी मधु जी आवाज लगाती है। अरे मिन्नी, ओ मिन्नी, नाश्ता बना कि नहीं? जी लाती हूँ मम्मी जी। इतना कहकर मिन्नी सबके लिए नाश्ता लगाती है। रोहन क्या कर रहा है? उनका तो आपको हर रोज का पता ही है मम्मी जी, फिर क्या वही बात पूछना, सो रहा है। पता नहीं, जाने कब सुधरेगा ये लड़का, जाने कब इसकी बुद्धि सुधरेगी। थक गए हम तो समझा समझा कर। कोई नहीं, उसे जगा दे एक बार और जाकर। रोहन,
ए रोहन, उठ जा बेटा। न जाने कौन से पाप किए होंगे मैंने जो ऐसी औलाद मेरे पल्ले पड़ी है। अरे रोहन उठ जा, कब तक यूं ही पड़ा पड़ा सोता रहेगा तू? और तेरे पिताजी की कमाई हुई ये दौलत कब तक चलेगी? और खा ले बेटा 5-7 साल, फिर खुद ही देखना क्या करेगा। अरे जब तक मेहनत नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? अरे क्यों अपना खून जला रही हो? आ जाएगी उसे समझ, कोई नहीं, अभी उसके खेलने खाने के दिन है। इधर अतुल और उसका परिवार खेतों पर खूब मेहनत करता था। अरे मम्मी देखो ना, इस बार हमने जो बैंगन के नए बीज लगाए थे ना, देखो तो क्या ही शानदार फसल हुई है। 1 नंबर बैंगन आया है। सही कह रहे हो तुम अतुल, हर तरीके से बढ़िया है, ना कोई कीड़ा है, साइज भी इतना बढ़िया है, दिल खुश हो गया देखकर। अरे मेरा लड़का इतना होनहार है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसका रिश्ता नहीं हो रहा। कोई भी लड़की आएगी तो कितना खुश रखेगा मेरा बेटा। वही तो समझ में नहीं आता कि ये भी तो एक तरह से नौकरी है, लेकिन नहीं, लोगों को लगता है कि ये बटाई का काम मतलब मजदूरी। अरे उन एसी में रहने वालों से तो हम लाख गुना बेहतर जीवन जी रहे हैं। वही तो, साफ सुथरा खाना, ना कोई केमिकल, ना कोई प्रिजर्वेटिव। फिर भी चलो कोई नहीं, आज जल्दी से काम निपटाते हैं और दूसरे खेत पर भी तो चलना है भाई। अरे धान बोने का समय अब नजदीक आ रहा है। हाँ भाई, अब तो धान की फसल भी तो तैयार करनी है। ठीक है पापा, मैं उस अरहर वाले खेत पर पहुंचता हूँ और आपको फिर धान वाले खेत पर ही मिलूंगा। इतना कहकर अतुल वहां से चला जाता है। नीना जी, रोज रोज वही शादी का किस्सा लेकर मत बैठ जाया करो। अरे बेटा है वो, हमारा कोई बोझ थोड़े ना है, उसे कितना बुरा लगता होगा। तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? मेरी देवरानी यानी तुम्हारे छोटे भाई का बेटा, उसे देख लो। नीना इतना कह रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। लो देखो देखो, आ गया फोन। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। किसका फोन है? तुम्हारे छोटे भाई की बीवी का। आप देखो, सुनाएगी वो अपने बेटे के किस्से। अरे इतनी देर से बज रहा है, उठाओ ना फोन। कैसे हो दीदी, बड़े दिन हो गए, आप तो कभी याद ही नहीं करती। अरे अब क्या बताए हेमा, ये खेत के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरा दिन ना बड़ा ही थक जाते हैं हम। तुम बताओ कैसे याद किया? इसीलिए याद किया है कि आलोक का रिश्ता पक्का हो गया है। अब जल्दी ही मंगनी करेंगे, तो आप तैयार रहिएगा, समझी ना? नहीं तो आखिरी टाइम पर हर बार की तरह कोई बहाना मार देंगी। अच्छा ठीक है हेमा, जरूर आएंगे। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। तो आप कब सुना रही हैं खुशखबरी? ये सुनकर नीना का चेहरा उतर जाता है। अब हमारे हाथ में होता है हेमा, तो हम तो अभी तुम्हें अपने नाती पोतों की खुशखबरी सुना रहे होते, लेकिन अब हाँ, अब आप कहाँ खेतों में काम करने वाले। अब कौन लड़की आज के जमाने की होगी जो ऐसा घर पसंद करेगी? अब आजकल तो लड़कियों की पसंद से ही घर चलता है। अब हमारा आलोक को ही देख लो, कितनी बढ़िया बहू अपने आप ही ले आया। हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो गया। हाँ, अब हमारे लड़के को इधर उधर मुंह मारने की आदत नहीं है ना हेमा, इसलिए हमारा अतुल तो जब भी करेगा अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करेगा। हाँ, पता है दीदी, कितना करेगा। क्या तो ऐसे रही हो जैसे न जाने कितने रिश्ते आ रहे हैं और आप पसंद नहीं कर पा रही हो, और आप ऐसे मेरे बेटे के लिए कह सकती हैं कि वो मुंह मारता फिरता है। ये मैंने कहाँ कहा, ये तो तुमने खुद ही कह दिया प्यारी हेमा। देवरानी जेठानी के बीच चल रही प्यार भरी बातों को मुकेश जी खड़े खड़े बड़े ही प्यार से सुन रहे थे। अच्छा सुनो दीदी, वो ना आलोक कल किसी काम से गांव आएगा, तो तुम ना वो हरी हरी बढ़िया सी सब्जियां छांट कर रख देना, और हाँ वो बढ़िया सी मूंग और उड़द की दाल भी हुई होगी ना, वो भी भेज देना। दीदी सुन रही हो ना? हाँ आगे बोलो। वैसे तो मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि ग्वालियर कोई गांव नहीं है, लेकिन तुम लोग दिल्ली रहने क्या चले गए, अब हर जगह को गांव ही कहने लगे हो। अरे ठीक है ना दीदी, वैसे हमने ना यहाँ से खूब बार दाल मंगा के देख ली, लेकिन अपने खेतों जैसी दाल का मजा नहीं आता। ठीक है, रखते हैं फोन, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अरे दीदी नाराज हो गई क्या? हो सकता है कुछ जल्दी जल्दी में ज्यादा बोल दिया हो, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मेरा सारा सामान ध्यान से जरूर भेज देना। हाँ, इतना कहकर हेमा फोन रख देती है। हो गई तुम देवरानी जेठानी की मीठी मीठी बातें।
हाँ, मीठी तो इतनी कि नीम भी शर्मा जाए अतुल के पापा। चलो चलो, कितनी देर हो गई। ये मुआ फोन भी ना 1 घंटा खा गया पूरा। वहां मेरा बेटा अकेले धान बोने में लगा होगा। अब जैसे ही मुकेश जी और नीना जी अपने खेतों की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हें दूर से ही अतुल आता हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ बेटा, धान बोने नहीं जाना क्या? अरे बुआ या पापा, और बाकी का काम जो भी बचा है वो कल हो जाएगा। हाय रे मेरे सपूत, चल घर चलते हैं। पूजा बिटिया ने खाना बना लिया होगा। हाँ माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है। अब तीनों कुछ आगे बढ़े थे कि तभी नीना जी को घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करने वाली विमला दिखाई देती है। अच्छा सुनो, तुम दोनों घर पहुंचो, मैं अभी आती हूँ इस विमला से बात करके। कितनी बार बोला इसको काम पर आने को, लेकिन मुआ सुनती नहीं है। ठीक है, हम दोनों तो जाते हैं। पेट में चूहे इस कदर उछाल मार रहे कि बस बेस्ट सुपर डांसर का खिताब ही नहीं जीतना हो जैसा। आप बीना जी अच्छा जा, और पूजा से कह देना वो तुम दोनों की थाली लगा देगी अच्छे से। क्या विमला, कहाँ बिजी रहती है इतना ज्यादा? है बिल्कुल भी समय नहीं है क्या तेरे पास? कितनी बार पूजा को मिली, उसने भी तुझे बोला। अब क्या बताएं भाभी जी, काम ही इतना ज्यादा है कि कछु पूछो मत। ठीक है, वो सब तो मैंने सुन लिया। अब आज एक खेत में अतुल ने धान बो दिए हैं और बाकी के 4 खेतों में और बोने हैं, तो तू आ जाना, जो कहेगी वो तुझे दे देंगे। और क्या कहूँ? अरे भाभी, बात कुछ ऐसी है कि आप कहोगी कि अब विमला बहाना मार रही है। मेरे को ना मरने की भी फुर्सत नहीं है। अगर अभी यमराज आ जाए तो उनसे भी कहना पड़ेगा रुक जाओ, अभी मेरी 4 कोठी रह गई है। अभी भी देखो 6 कोठी है कुल मेरे पास, उसमें से बस 2 हुई है और बाकी की रह रही है। अब मेरी कोठी है तो मुझे ही देखना है, कोई और कैसे देखेगा, समझ रही हो ना आप? विमला की बातें सुनते सुनते नीना जी के दिमाग में एकदम से 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है और वो कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या सोचने लग गई आप? भाभी जी, ओए भाभी जी। विमला नीना को हिलाती है। नीना जैसे एक सपने से बाहर आती है। हाँ विमला, क्या हुआ? अरे हुआ मुझे है कि आपको, हाँ क्या हुआ, कितनी देर से यहाँ खड़े खड़े आवाज दे रही हूँ लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रही। अरे नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोचने लगी थी। अच्छा विमला, तू जा, तेरी 4 कोठी रह रही है ना, अपनी कोठियां देख जाकर। इनको क्या हो गया अचानक? इतना कहकर विमला चली जाती है और नीना जी के दिमाग में एक नई योजना प्रवेश करती है। आ गई नीना जी, आप ही की राह देख रहा था। सोच रहा था न जाने आप कितनी देर में आओगी। एक बहुत बढ़िया घर से रिश्ता आया है हमारे अतुल के लिए। अच्छा जी, कहाँ की है लड़की, क्या नाम है, कैसी है दिखने में, बताओ तो सही। ये देखिए लड़की का फोटो, निधि नाम है। लड़की के पिताजी नारायण जी का आज खुद से ही फोन आया। उन्हें किसी ने बताया अपने अतुल के बारे में, तो उन्होंने जन्म पत्र मिलवाई। बता रहे थे बड़ी अच्छी जन्म पत्र मिली है, आने की इच्छा है उनकी। हाँ तो नेक काम में देरी कैसे, जल्दी से बुलाओ उनको। आज ही शाम को कॉल करो और पूछो कि कब आना चाहते हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे इस बार बात बनी जाएगी। मुझे तो वही सब दिमाग में घूम रहा है जैसे अभी तक होता आया है। नहीं जी नहीं, अब की बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब की बार मेरे दिमाग में कुछ स्कीम है। ऐसी क्या स्कीम है, मुझे भी बताओ। अरे मैंने भी अब सोच लिया है कि अब हम भी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हम 20 खेतों पर बटाई करते हैं। हम ये कहेंगे कि ये 20 खेत हमारे ही हैं। अरे लेकिन ये गलत तो नहीं होगा? क्यों गलत होगा भाई, ये भी हमारा जॉब है। आखिर हम भी किसी के लिए काम कर रहे हैं ना। जैसे शहरों में लोग 18,000 का जॉब करते हैं, लेकिन ऐसे गा गा कर बताते हैं कि वो कंपनी जैसे उन्हीं की है, तो हम तो बहुत अच्छी हालत में है। वैसे बात तो गलत नहीं है, ये खेत हमारे ही तो है। ठीक है ठीक है। अब मुकेश जी और नीना जी पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे उन्हें क्या करना है जब लड़की वाले उनके घर आएंगे। इधर नारायण जी अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा घर मिलने की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बस अब लगता है कि हमारी खोज पूरी हो गई मधु जी। बहुत ज्यादा थक गया था ढूंढते ढूंढते, अब जाकर मेरे मन जैसा घर मिला है। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया आपको, मैं भी तो जानूं। देखो सुनो, उनके 20 तो खेत है, ऊपर से 20-22 ट्रैक्टर भी। अच्छा जी।
हाँ, हर खेत के लिए उन्होंने अलग अलग ट्रैक्टर ले रखा है और साथ ही साथ हर साल उनकी इतनी बढ़िया फसल होती है कि पूछो मत। ऊपर से इतना शानदार मकान है उनका कि फोटो में देखते ही मेरे दिल में तो मोर नाचने लगे। ये तो आपने बड़ा ही बढ़िया बताया। इधर बर्तन साफ करती मधु जी की बहू सोच रही थी कि मेरे माँ बाप ने भी इस घर को कुछ ऐसे ही पसंद किया था, लेकिन सब अच्छा होने के बावजूद जब पति ही निकम्मा है तो सब बेकार है। सास ससुर से अगर कहो तो बस सीधा सा एक ही जवाब है, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। चलो, अपनी बेटी के लिए तो सब बढ़िया से बढ़िया देख रहे हैं, अब देखना यह है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। तभी निधि भी इतराती हुए रसोई में आती है। क्या हुआ भाभी, बड़ी देर हो गई, अभी तक आपके बर्तन साफ नहीं हुए? दीदी, इस घर में बर्तन ही इतने कम होते हैं कि क्या ही कहूं, कोई भी हेल्प के लिए खड़ा नहीं होता। क्या भाभी, आप बिना हर छोटे छोटे काम के लिए रोती रहती हो, कभी तो खुशी से काम किया करो। क्या बात कही है दीदी, चला लो, अब आपकी भी शादी होने वाली है, फिर आप बताना आप कौन कौन सा काम खुशी से करेंगी। भाभी, मेरी किस्मत आपकी तरफ फूटी नहीं है। मेरे लिए मेरे पापा ने 20 खेतों वाला ससुराल देखा है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं उनके यहाँ। इतना कहकर निधि वहां से चली जाती है और अगले ही दिन नारायण जी अपनी बेटी और पत्नी सहित मुकेश और नीना जी के यहाँ पहुंचते हैं। आइए आइए भाई साहब, बैठिए, बड़ी ही देर लगा दिया आपने आने में। हाँ जी, आपने वो रोड वाले खेत से बेल मंगवाए थे और उसकी सहायता से गन्ने का जूस बनाकर रखा था, लगता है अब तो वो गर्म भी हो गया होगा। तो क्या हुआ नीना जी, वो बगल वाले खेत का आम का शेक बनाकर पिलाओ। ठीक है, अभी पूजा से कहकर मंगवाती हूँ, तब तक आप हमारे ही खेत के चावल और उड़द की दाल से बने डोसे और इडली का आनंद लो। अच्छा जी, आपके खेत की दाल और चावल, वाह, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं तो बस सोचा करता था कि कभी मेरे खुद के खेत होंगे, कभी खेत की हरी हरी सब्जियां होंगी। सही बात, लेकिन अब ये हम नहीं, लेकिन हमारी बिटिया को मिला है सब। जी अंकल, अब हम अपने खेतों पर जल्द ही प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड सब्जियां भी उगाने वाले हैं। तब तक पूजा सबके लिए इडली लेकर आती है। लीजिए, हमारे खेत की सब्जियों का सांबार और इडली आपको एक अलग ही स्वाद देगा। अच्छा, वैसे आप लोग खेत पर जाते हैं? मुझे भी ना खेत पर जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी जाने का मौका मिलेगा क्या? निधि के ये कहने पर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम जब चाहो खेत पर जाओ, हम भी हर रोज खेत पर जाते हैं। हाँ, नहीं तो क्या, कोई मना थोड़ी ना है तुमको खेत पर जाने के लिए। अब कुछ ही दिन बाद निधि अतुल संग ब्याह कर आ जाती है और अगली सुबह, बहू मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम खाना तैयार रखना, अभी थोड़ी देर में अतुल भी खेत पर जाएगा तो उसी के हाथ से मेरे और पापा जी के लिए खाना भेज देना। क्या मम्मी जी, मैं अकेले कैसे इतना सबका खाना बनाऊंगी? अच्छा ठीक है बहू, अगर तुमको बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, पूजा तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुम्हें भी सीखना होगा। हाँ मम्मी जी, इस घर में नौकर नहीं है क्या काम करने के लिए? नहीं तो हम अपना सारा काम खुद ही करते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े खेत हैं फिर भी। हाँ, कल से तुम्हें भी खेत पर काम करने चलना होगा हमारे साथ, अभी तो पिक सीजन है। निधि को नीना जी की बातों से कुछ शक तो होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या हो रहा है। निधि अगले दिन खेत पर जाती है तो उसे धीरे धीरे सारी कहानी समझ में आने लगती है। अब निधि हर रोज अपनी माँ को रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाती, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बहू, ओ बहू, क्या है सारा दिन सोती रहती है, तुझे तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? माँ ने क्या सिखाया है ये तो बहू चाहे तो 2 मिनट में सास को बता दे, लेकिन क्या करे, माँ ने ये भी तो सिखाया है कि सास की बात का जवाब ना देना। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? अभी तो खाना खाया था, जरा नींद आ गई। क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? सुबह 4 बजे लड़की उठी है, कल को बीमार हो गई तो? बहू तुझसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले तुम बताओ क्या लगा रखा है ये है? बहू की चिंता है, बेटी की नहीं। ससुराल वालों ने जीना हराम कर दिया है उसका, पता भी है सारा दिन काम करती है, कब से कह रही है पापा आकर ले जाओ, लेकिन तुम बहू का दर्द देख रहा है, बेटी का नहीं। अरे बेटी की सास कुछ दिनों के लिए आई है, 10 दिन में चली जाएगी, क्या वो 10 दिन भी बहू का ऑर्डर नहीं दे सकती?
एक तुम हो जो सारा दिन बहू के सर पर चढ़कर नाचती रहती हो। सास को आ जाता है गुस्सा। वो किचन से बेलन लेकर आती है और पति को मार ही रही होती है कि बहू बीच में आ जाती है। माँ जी रहने दीजिए, पापा जी को मत मारिए, बताइए क्या करना है। ससुर बेचारा डर की मारे वहाँ से निकल जाता है। बड़े आए थे मेरी बेटी के बारे में बोलने वाले। अरे बहू के माँ बाप को तो पता था सास साथ रहती है, नहीं करते शादी। मैंने तो जानकर अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से की जिसके माँ बाप साथ नहीं रहते। बहू जाकर छत से कपड़े ले, उसे प्रेस कर और सबकी अलमारी में रख दे, क्योंकि मुझे तो अभी ये भी देखना बाकी है कि आज सास भी बहू थी के एपिसोड में क्या आ रहा है। तो देखा, बहू बेचारी जिस पर न सिर्फ घर के काम की चिंता है बल्कि ये भी कि घर में ससुर पर किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। बहू घर का सारा काम करती थी, किसी की बात का ना जवाब देती ना कुछ कहती, और यही वजह थी कि पूरा घर उस बेचारे से घर के सारे काम करवाता। कहीं का भी गुस्सा क्यों ना हो वो उतरता बहू पर। भाभी, ओ भाभी, क्या है ये? तुम्हारी वजह से आज मेरा नाटक में सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं क्या करवा कर मानोगी इस घर में, इतनी मनहूसियत फैला कर रखी है। क्या हो गया दीदी, मैंने तो कुछ नहीं किया। यही तो रोना है भाभी कि आपने कुछ नहीं किया। अरे देखिए देखिए, कुर्ता कहाँ था? अरे धोकर प्रेस कर देती, लेकिन नहीं, आपको तो सोने से फुर्सत मिली तब ना। हाँ, लेकिन ये कुर्ता तो मैंने हाथ से धोकर प्रेस करके आपकी अलमारी में रखा था। क्या हो गया इसे? प्रेस करके रखा था? कहाँ रखा था? मुझे तो ये सोफे से मिला। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे बेटा, वो मुझे लगा कि मेरी बनियान है ये। वो क्या है, पूरे घर में दिख नहीं रही थी ना, तो मैंने तेरी अलमारी में देखा, पर यह तो तेरा कुर्ता था, प्रेस करके रखा था, तो मैंने सोफे पर रख दिया। क्या हो गया? क्या पापा? देखिए आज की बाद मेरी अलमारी ना छूइएगा भी मत। ये मेरा लकी कुर्ता था, पता है आपको? तभी सास आ जाती है, उसे सारा मसला पता चलता है। हाँ, तो गलती फिर भी बहू की ही तो है। अरे कहाँ गया आपका वो बनियान? अच्छा से चिमटी लगाई नहीं होगी, उड़ गई होगी बनियान। अरे तेरा बाप देगा क्या पैसा? एक बेटी सब सुन सकती है, लेकिन कह लो कि पापा की बुराई कतई नहीं। इस बार बहू बोलती है, माँ जी पापा को कुछ ना बोलिए, वो तो आप लोगों के घर भी नहीं आते कभी। उनके पास जो था सब आप लोगों को दे दिया, और आप 20 रुपए की बनियान के लिए मेरे पापा को कोस रही हैं। हाय रे, अब तो घर में तूफान आना तय था। पापा की परी ने पापा की साइड ले ली थी ना। निकल घर से, मैं कहती हूँ अभी निकल घर से बाहर। नहीं रखना मुझे तुझे घर के अंदर, चल बाहर। बहू मिन्नतें करने लगती है, लेकिन सास कुछ नहीं सुनती। सास बहू को धक्का दे रही होती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। बहाना बना रही है, फेंको इसे अभी। अरे रहम कर लो, किसी की बच्ची है ये, क्या हो गया है तुम्हें? तभी दरवाजे पर बेटी आ जाती है। माँ क्या हो गया भाभी को? मेरी सास आई है मिलने। वो 10 दिन के लिए गांव से आई थी ना, तो बोल रही थी कि तेरे मायके चलते हैं सबसे मिलने। ओहो, ये क्या? बेटी की सास सामने खड़ी और बहू वो तो जमीन पे पड़ी। छी छी छी, कैसे लोग हैं, बहू को घर से निकाल रहे हैं। ऐसे घर की बेटी का भी यही हाल होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, बहू को क्यों निकालेंगे? अरे ये तो लक्ष्मी है हम लोगों के घर की। वो तो चक्कर खाकर गिर गई ना, तो उठाकर कमरे में ले जा रहे थे। सास को ना चाहते हुए भी बहू को कमरे में ले जाना पड़ा। बहू कमरे में, सामने खड़ा डॉक्टर, सास, ननद और ननद की सास। बधाई हो जी, बहू रानी माँ बनने वाली है और आप दादी। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है, मैं तो निहाल ही हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। तभी बेटा भी आ जाता है, उसे भी बाप बनने की खुशखबरी मिलती है। और फिर क्या, अगले दिन से बहू फिर से काम पर लग जाती है, जैसे वो प्रेग्नेंट ही ना हो। क्या है बहू, ये रोज रोज डॉक्टर के पास पहुंची रहती है, पता है कितना खर्चा होता है? बच्चा ना हुआ कोई सोने का सिंहासन हो गया। माँ जी वो डॉक्टर ने महीने में एक बार चेकअप के लिए बुलाया है। हाँ, मुझे ना बता, बड़े बच्चे पैदा किए हैं मैंने। बहू क्या करती, चुपचाप काम कर रही थी। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहू माँ बनती है और घर में आ जाता है एक प्यारा सा पोता।
अरे बच्चे के कपड़े पूरे घर में फैले रहते हैं। भाग्यवान हो कि घर में किलकारियाँ गूंज रही है, नहीं तो पता ना। हाँ, लेकिन घर घर कम प्ले स्कूल ज़्यादा लग रहा है, सारे घर में सूसू की बदबू। सास अब बहू के पीछे बच्चे को कोसना भी शुरू कर देती है। अरे पूरी रात कल मुँह रोया है, ना सोया है ना सोने दिया। ए बहू, खाना बन गया हो तो जरा सर पर तेल लगा दे। बहू किचन में थी, उसे सास की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो कटोरी में तेल लेकर पास ही बैठकर बच्चे की मालिश शुरू कर देती है। माँ जी, खाना बन गया है, बस डालकर खा लीजिएगा, मैं छोटू की मालिश कर देती हूँ। सास ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। हाँ हाँ, कर दे, इसी की मालिश कर दे, इसी को दे दे सब। हम तो सब पागल है ना, घर हमारा और ऐश करिए चूजा। अगर आज रात भी रोया है ना तो कल सुबह ही दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ जी निकाल दीजिए, मैं तो कहती हूँ ये इस घर का बराबर का हिस्सेदार है, तो इसे इसके हक के पैसे और जायदाद दे दीजिए, और ना हो तो रुकिए, वकील को बुला देती हूँ और फिर निकाल ही दीजिए। सास देखती है कि बहू किसी को फ़ोन कर रही है तो वो शांत हो जाती है। शाम को चाय पीते हुए, सुनो जी, एक बात तो बताओ, ये घर किसके नाम पर है? मेरे नाम पर क्यों? अरे वो क्या है ना, कल बहू जो बोल रही थी, सही तो बोल रही थी। अरे अपने पर आ गई ना तो वो इस पूरे घर में से पूरा आधा हिस्सा उसे दिलवा कर रहेगी, समझी? तो एक काम करो ना, ये घर मेरे नाम कर दो। तभी बहू आ जाती है और सास को पकौड़ी की प्लेट देती है और वहाँ से चली जाती है। न जाने क्यों पहली बार इसके आने से मुझे डर लगने लगा है। फिर एक रोज़, ये बच्चा सर का दर्द है, अरे मेरा बस चले तो ऐसा मारूं, इसे तो मज़ा चखाना ही होगा। सास गुस्से से रोते हुए बच्चे को चकोटी काटने ही वाली होती है कि पीछे से बहू सास को जोर की चकोटी काटती है। अरे मर गई, इतनी जोर से चकोटी काटी। मैंने माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू, वो जिसकी हालत आपने गली के कुत्ते जैसी बना रखी है। हाँ तो अब क्या हो गया? अब तक तो शांत थी तू, अब क्यों काटने दौड़ रही है? क्योंकि आप मेरे बच्चे को परेशान कर रही हैं। मैंने पहली बार भी आपसे साफ साफ कहा था कि मेरे पिता के बारे में कुछ मत कहना, और अब मेरा बच्चा, माना मैं बहू हूँ, माना मैंने आपके घर को सदा चलाने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन माँ जी मेरे बच्चे को कुछ भी कहा या उसे गलत इरादे से छूने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सास बहू का दुर्गा रूप देखकर परेशान हो जाती है। जब तुम अपनी बेटे के खिलाफ नहीं सुन सकती तो वो भी तो एक माँ है, तुम उसके मासूम बच्चे को चकोटी काट रही थी। बहू शांत रह सकती है लेकिन माँ कभी नहीं। शाबाश बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। झलक और निशान की शादी का मुहूर्त हाल ही में निकला था। अगले महीने उनकी शादी भी होने वाली थी। हर लड़की की तरह हमारी झलक को भी बस इसी बात की चिंता थी कि शादी के बाद वो रसोई कैसे संभालेगी। माँ, ये सब्जी चक्कर देखो ना कैसे बनी है। अरे सुबह से रसोई में खड़ी है बेटा, अब बस भी कर, सब कुछ अच्छा ही बना है। अरे माँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मुझे ना बस आप इतना बताओ कि ये टिंडे की सब्जी कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है सच में बेटा, ऐसी सब्जी कि हर कोई टिंडे खा लेगा। माँ, आप सच कह रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं आप? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं, सच में सारी सब्जियां बहुत अच्छी बनी है। आपको पता है माँ, आज मेरी सास का फ़ोन आया था, कह रही थी उनके बेटे बहुत नखरीले हैं, सब्जियां खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा खाना बनाऊँ उन्हें इतना पसंद आए कि वो ना ही ना कह पाए। अरे बेटा ऐसे ही होता है, वो क्या है ना, माँ उन्हें बिगाड़ देती है ज़्यादा प्यार करने के बाद, इसलिए। लेकिन हमारी बेटियाँ ना बहुत अच्छी होती है, वो घर को संवारती हैं। बेटियों के बहुओं के आने से घर घर लगता है। फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो आप मुझे बहुत याद करेंगे ना? हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी तू जब भी यहाँ आए तो मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना देना, ठीक है? ठीक है, मैंने जो इतनी सारी सब्जियां सीखी हैं बनाना वो मैं आपको एक एक करके खिलाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं क्या, तेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हो जाएंगी।
तेरे हाथ की सारी सब्जियां खाकर। तू तो अपने देवर और पति को भी सुधार देगी। झलक पूरी तरह तैयार थी अपने ससुराल में जंग लड़ने के लिए। अरे रसोई की जंग पर उसे कहाँ पता था कि उसके देवर और पति सच में इतने ढीठ हैं कि किसी भी सब्जी को हाथ ही नहीं लगाते। बेटा आज तेरी परीक्षा है। क्या? मेरा मतलब है पहली रसोई है, ध्यान रखना ज़्यादा कुछ मत बना देना। वो क्या है ना, मैंने तुझे कहा तो था ये दोनों बहुत नखरे करते हैं खाने में, इसलिए। और सुन, साथ में ना आलू ज़रूर रख लेना। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि ये दोनों हाथ चाटते रह जाएंगे। हाँ बहू, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही रोने लग जाओ। मैं रोने लग जाऊं? ऐसे क्यों माँ जी? अब कुछ नहीं, चल तू खाना बना ले आराम से, और हाँ आलू रख लेना थोड़ा साइड में। जी माँ जी। झलक आज बड़े शौक से दो दो सब्जियां बनाती है, एक गोभी की और दूसरी लौकी के कोफ्ते की, और सारा खाना इस तरह से सजाती है कि देखने वाले का मन ही ललचा जाए। ये खाना देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा ही मन कर रहा है कि मैं इसे अभी खा जाऊं। निशान और राहुल देखेंगे तो वो तो टूटी पड़ेंगे इस पर, और माँ जी को भी मुझ पर गर्व होगा कि मैंने इस तरह खाना बनाया है कि ये दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। चलो अब टेबल पर सारा खाना लगा देती हूँ अच्छे से, वो दोनों आते ही होंगे। झलक ने खाना इस तरह से टेबल पर सजाया था जैसे किसी बड़ी होटल में सजाया जाता है। दिखने में और खुशबू में जैसे किसी शाही खाने से कम नहीं लग रहा था। झलक बहू, तेरे खाने की खुशबू तो मेरे कमरे तक आ रही है, और खाना इस तरह से टेबल पर सजाया है कि अब भी लगता है कि खोल कर खा लूँ सब कुछ। माँ जी मैंने कहा था ना, मैं इस तरह से खाना बनाऊंगी और सजाऊंगी कि कोई भी खुद को नहीं रोक पाएगा। मान गए बहू, तुम में कुछ तो बात है। तुमने खाने को ना सिर्फ स्वाद में अच्छा बनाया है, लेकिन उसे दिखने में भी इतना सुंदर सजाया है। माँ, ये इतनी अच्छी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे तुम दोनों देखो तो सही किस तरह से सजाया है झलक बहू ने खाना। कितनी खूबसूरत टेबल लग रही है ना। एक मिनट रुको, मैं पहले इसका फोटो खींच लेता हूँ। सच में झलक, तुमने तो होटल को भी पीछे छोड़ दिया। अरे अब देखकर ही पेट भरोगी कि खाओगी भी। चलो खाना शुरू करो सब लोग। हाँ हाँ चलो चलो। क्या बनाया आज? आज मैंने गोभी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते और साथ में नान बनाए हैं। गोभी और लौकी के कोफ्ते? देखो तो कितने स्वाद बने हैं। भाभी, आपने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन क्या हमें आलू का पराठा मिल सकता है? हाँ झलक, हम दोनों ना ज़्यादातर सब्जियां नहीं खाते हैं। तुम ज़्यादा मेहनत मत किया करो, सच में। तुम हमें आलू का पराठा दे दो, हम दही के साथ खा लेंगे। अरे पहले आप दोनों टेस्ट तो करके देखो कैसा बना है। नहीं भाभी, हम कुछ ही सब्जियां खाते हैं, जैसे आलू के पराठे, नमक मिर्ची वाला पराठा, बैंगन का भरता। हाँ बेटा, तभी तो मैंने तुझसे कहा था ज़्यादा मेहनत मत कर इन गधों के ऊपर। ये ऐसे ही है। मैंने भी कितनी कोशिश की इन्हें सारी सब्जियां खिलाने की, लेकिन ये दोनों ढीठ के ढीठ ही है। आज बहू ने कितने प्यार से तुम दोनों के लिए खाना बनाया है, एक बार खा कर तो देखो। माँ, आपको पता है हम दोनों नहीं खाते ये सारी सब्जियां। अच्छा ठीक है, मैं आलू का पराठा बना कर लाती हूँ। बेचारी बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या आपने इन नालायक बच्चों को कुछ नहीं सिखाया? कितना बुरा लगा होगा उसे। झलक का सारा उत्साह अपने देवर और पति की बात को सुनकर खत्म हो गया। उसने दूसरे दिन उनके लिए सिंपल सा पुलाव ही बना दिया। ये देखकर निर्मला को झलक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे बहुत अरमान रहे होंगे कि तू ये बनाएगी, ससुराल में वो बना कर खिलाएगी, लेकिन यहाँ तो इन दोनों नालायकों ने तेरा सपना ही तोड़ दिया है ना। हाँ माँ जी, मैंने कितनी सारी अच्छी सब्जियाँ सोच कर रखी थी कि रोज़ कुछ न कुछ अलग अलग बनाकर खिलाऊंगी सबको, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों तो बिल्कुल भी सब्जियों को हाथ ही नहीं लगाते। अरे ये बेटा, इनके पिताजी भी ना ऐसे ही थे। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे पता चला कि इनके खानदान में हर कोई ऐसा ही है। एक बस बैंगन का भरता सबसे ज़्यादा पसंद है इन सबको, क्योंकि उसमें बैंगन ही नहीं दिखता ना, इसलिए। तू भी सोच रही होगी कि क्या सिखाया है मैंने अपने बच्चों को। नहीं माँ जी, आपकी भी गलती नहीं है। अब अगर वो दोनों खाना ही नहीं चाहते तो कोई क्या कर सकता है। तू एक काम कर, आज बैंगन का भरता ही बना ले, वो दोनों ना खुशी खुशी खा लेंगे। जी माँ जी ठीक है। झलक रसोई में बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को सेकने के लिए गैस पर रखती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और वो बात करने में लग जाती है, और यहाँ बैंगन पूरी तरह जल जाता है। हे भगवान, ये बैंगन तो पूरा का पूरा ही जल गया। अब क्या करूँ? ये दोनों आते ही होंगे
फ्रिज में देखती हूँ दूसरा बैंगन हो तो। ओफो, यहाँ तो दूसरा बैंगन भी नहीं है, अब क्या करूँ। यहाँ झलक का बैंगन जल गया था और वहाँ दोनों भाई भी आ चुके थे बैंगन के भरते की बात सुनकर। आज तो मजा ही आ जाएगा भाई, बैंगन का भरता बनाया है भाभी ने। हाँ हाँ, तुम दोनों इसके ही लायक हो, खाओ खुशी से बैंगन का भरता। ये लो आ गई झलक भरता लेकर, लाओ लाओ यहाँ रखो। झलक भरते का बर्तन टेबल पर घबराती हुए रखती है, जिसे देखकर सब लोग तो बड़े उत्साह में थे, लेकिन झलक के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अरे ये दोनों बर्तन खोलते ही समझ जाएंगे ये बैंगन का नहीं लौकी का भरता है। एक काम करती हूँ, इन दोनों के लिए आलू के पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ, इससे पहले कि ये चिल्लाना शुरू कर दे। भाभी, ये कौन सा भरता बनाया है? सच में इसका स्वाद बिल्कुल अलग है, पर बहुत अच्छा है। क्या? हाँ सच में बहुत अच्छा बना, मैं तो आज 2 रोटी ज़्यादा ही खाऊंगा। क्या हुआ बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ, इन्हें ये भरता पसंद आया। राहुल और निशांत को पता ही नहीं चला कि वो भरता बैंगन का नहीं बल्कि लौकी का था। झलक ने ये बात निर्मला को अगले दिन बताई तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो सच कह रही है क्या बहू? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। इन दोनों ने जो भरता खाया था ना, वो लौकी का था, बैंगन का नहीं। और तो और आज मैंने इन्हें टिफिन में तुरई का भरता बना कर दिया है। आज देखते हैं ये दोनों खाकर आते हैं कि नहीं। अगर दोनों खाकर आते हैं फिर तो हमारा काम हो गया। अगर ये सारी सब्जियां ऐसे ही खाने लगे तो मैं तो गंगा नहा लूंगी बहू। भाभी, ये क्या डाला था आज आपने टिफिन में? क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? सॉरी, मैं दाल चावल बना देती हूँ। हाँ झलक, आज ये क्या डाल दिया था तुमने टिफिन में? मेरे तो सारे दोस्त टिफिन पर कूद पड़े, मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। कल मुझे यही दोबारा बनाकर दे देना। हाँ भाभी प्लीज़, मुझे भी, और मेरे लिए ना 2 रोटियां ज़्यादा डालना प्लीज़, आज तो कम ही पड़ गई। क्या सच में आप दोनों को इतना अच्छा लगा आज का टिफिन? माँ जी। अरे झलक गंगा जल्ला, मैं तो अभी डुबकी लगा देती हूँ। इन दोनों को क्या हो गया है? भरता ही तो खाया है ना हमने। पता नहीं क्या हो गया। अगर आपके घर में भी नहीं खाते हैं सब्जियां, तो इस सारी सब्जियों का भरता बनाकर देख लीजिए, क्या पता आपके लिए भी ये ट्रिक काम कर जाए। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि 2 रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो की एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं, वो सास ससुर की रोटी बनाकर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या हो गया, ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है, अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं। यह तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था, घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है, पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है, फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता, अगले दिन की फिर तैयारी होती है, आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे, घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त? हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ,
क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना? बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा हैं। हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना, और हाँ, शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो। नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी? अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना? बहू हो, बहू बनकर रहो। और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए। सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है। हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है। हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं। सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को। बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी, वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले ही निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा, बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है। वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल, ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है, पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करे, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे।
जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है। आइए आज आपको चावला निवास में रहने वाली आकांक्षा की कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है इसे आप आकांक्षा की आप बीती ही समझ लीजिए। तकरीबन 8 साल पहले शादी होकर आकांक्षा चावला परिवार की बहू बनकर उनके घर आई थी। आकांक्षा बिल्कुल वैसी थी जैसा निर्मला चाहती थी। निर्मला की बहू बनने के बाद उसने परिवार के माहौल में खुद को ढालने की हर संभव कोशिश की और इस तरह जल्द ही वो घर में सबकी फेवरेट हो गई। निर्मला की 4 संतान थी। सबसे बड़ा बेटा धीरज, जिसके साथ आकांक्षा की शादी हुई थी। धीरज से छोटा नीरज था और नीरज के बाद 2 छोटे भाई बहन नीता और सूरज भी थे। घर में सबसे बड़ी होने के कारण जब आकांक्षा शादी होकर इस परिवार में आई तो ननद, देवर, सास, ससुर सबकी जिम्मेदारियों को उसने बखूबी संभालना शुरू कर दिया। भाभी, मेरे कपड़े आयरन के लिए दिए थे ना आपको, एक भी शर्ट दिखाई नहीं दे रही है। आयरन वाला कपड़े देकर नहीं गया क्या? अरे नीरज, सॉरी, मैं तो भूल गई। तुम ऐसा करो ना, आज अपने भैया की कोई शर्ट पहनकर चले जाओ। मैं आज पक्का से तुम्हारे कपड़े आयरन करवा के रख दूंगी। ये क्या बात होती है भाभी, आपको पता है ना मुझे ऐसे किसी के कपड़े एक्सचेंज करके पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल आप कोई भी काम मन से नहीं करती हो। अब आपके चक्कर में मुझे ऑफिस के लिए लेट ज़रूर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है नीरज, मैंने बोला ना आज मैं पक्के से सब काम करवा दूंगी। तुम अभी के लिए मैनेज कर लो ना प्लीज़। आकांक्षा जल्दी से नीरज को पति धीरज की शर्ट लाकर देती है, जिसे पहनकर नीरज गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे आकांक्षा, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी इस शर्ट में बटन टांग देना। पिछले हफ्ते से ये काम पेंडिंग है, अभी तक बटन नहीं लगाया तुमने। अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया था। तुम नाराज़ मत हो, प्लीज़ कोई और शर्ट ट्राई कर लो ना। इसको यहीं साइड में रख दो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा ना फटाफट इसमें बटन डाल दूंगी। 1 हफ्ता हो गया, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है? कितना टाइम लगता है एक बटन टांगने में? देखो धीरज प्लीज़, सुबह सुबह काम का समय है, बहुत सारा काम पेंडिंग है किचन में। अब इस समय मैं तुम्हारा बटन लेकर बैठूंगी ना तो नाश्ते के लिए देर हो जाएगी, और तुम्हें भी तो ऑफिस निकलना है ना। प्लीज़ इस समय तुम कोई और शर्ट पहन के मैनेज कर लो ना। मैं बोल रही हूँ ना, प्रॉमिस, आज मैं सब काम कर दूंगी। अभी आकांक्षा धीरज से बात कर ही रही थी कि इतने में सास की आवाज़ सुनाई देती है। अरे आकांक्षा, भाई तुम टाइम देखना भूल गई हो क्या? क्या बात है, पहले तो 7 बजे तक चाय हमारे कमरे में आ जाती थी, लेकिन देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, तुम्हारा काम एकदम ढीला रहने लगा है। 8 बजने को है लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली। अब कहो तो कल से हम ही उठकर चाय बना लिया करें। देख लो धीरज, यही होता है, शादी के कुछ सालों बाद सास ससुर की इज्जत नाम के लिए बचती है। माँ जी, मैं अभी अंश को छोड़कर आती हूँ, उसके स्कूल बस का टाइम हो गया है, उसके बाद आकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। इतना कहकर आकांक्षा सास का जवाब सुने बिना ही बेटे अंश का हाथ पकड़कर 30 कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इस घर में काम करते करते मैं पागल हो जाऊंगी। अरे काम करने वाली मैं अकेली और ऑर्डर चलाने वाले इतने सारे लोग, किसी को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा सा हाथ पैर खुद भी हिला लिया करे, कभी किसी के काम में मदद भी करवा दे। जिसे देखो चला आता है एक नई फरमाइश लेकर, और सबसे बड़ी बात, एक का भी काम ना होना टाइम से तो ऐसे मुंह फुला लेते हैं जैसे मैंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। पति तो पति, यहाँ देवर और ननद भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते। पता नहीं कब ये सब ठीक होगा। अब तो मैं माँ जी से बोल देती हूँ कि जल्दी से नीरज की शादी करें और लेकर आए उनके लिए दुल्हनिया। अरे कम से कम इन साहबजादे के काम तो थोड़े कम होंगे मेरे ऊपर से। इनकी पत्नी आएगी तो अपने पति की जिम्मेदारी तो संभालेगी। आकांक्षा बड़बड़ाते हुए बस स्टॉप तक पहुँच गई थी। वहां जाकर उसने फटाफट से अंश को बस में बिठाया और 30 कदमों से अपने घर की ओर लौट गई। घर पहुंचकर, कितनी देर लगा दी तूने लौटने में। ये देख, वंश कब से रो रहा है, बिल्कुल संभलता ही नहीं है। तू देख क्या हुआ इसे। देखती हूँ, लाइए मुझे दीजिए। आकांक्षा ने अपनी 1 साल की बेटी को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अरे भाभी, मम्मी कब से चाय के लिए बोल रही है, फटाफट से चाय बनाकर दे दो ना यार उनको। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। मेरी जिंदगी तो चक्कर घिन्नी बनकर रह गई है। एक बार में कितने काम करूं मैं। अभी वंश को दूध पिला रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए। हर गुजरते समय के साथ आकांक्षा का गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। एक दिन, बहुत हो गया माँ जी, अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे नीरज की अब तो जॉब भी लग गई है,
अब कोई लड़की देखकर शादी करिए ना इसकी। कब तक मैं इतना बड़ा परिवार अकेले संभालती रहूंगी। हाँ बेटा, कोई अच्छी लड़की मिले तब तो शादी करे। हम तो अपनी तरफ से लड़की ढूंढ ही रहे। जैसे कोई ठीक ठाक सी लड़की मिलेगी ब्याह कर देंगे इसका, तो फिक्र ना कर। हाँ। बार बार आकांक्षा के दबाव देने के कारण अब निर्मला ने नीरज के लिए लड़की ढूंढने का काम और तेज कर दिया था। कुछ दिनों में उन्हें रजनी नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ नीरज की शादी की बात पक्की हो जाती है। कुछ दिनों में नीरज और रजनी की शादी हो जाती है और रजनी देवरानी बनकर आकांक्षा के घर पहुंच जाती है। आकांक्षा बहू, कई दिन हो गए, आज तुम बढ़िया सी चटनी पीस लेना। धनिया, मिर्ची, पुदीना वगैरह ला कर रख दिया है तुम्हारे बाबूजी ने। ठीक है माँ जी, अभी तो मैं मुन्ना की मालिश कर रही हूँ, फ्री होकर बनाती हूँ चटनी। मुन्ना की मालिश करने के बाद आकांक्षा रसोई में जाती है और चटनी बनाने के लिए धनिया और पुदीना वगैरह साफ करने लगती है। आकांक्षा, मुझे लग रहा है मुन्ना ने डायपर गंदा कर दिया है, इसे चेंज कर दो ज़रा। जी अभी आई। आकांक्षा चटनी छोड़कर कमरे में जाती है और मुन्ना की साफ सफाई करने के बाद दूध पिलाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे रजनी बहू, ये चटनी का सामान तो अभी तक रसोई में ऐसे ही पड़ा है। मैंने आकांक्षा से बोला था कि चटनी बना लेना, उसने अभी तक बनाई नहीं। अम्मा जी क्या बताऊँ मैं बोलूँगी तो आप कहोगी कि मैं बोल रही हूँ। अब देखो, चटनी बनाने में कौन से 2-4 घंटे लगते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का काम है, लेकिन उसमें भी दीदी जानबूझकर बीच में छोड़कर चली गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए ना अब दीदी को मत कहा करो। अब मैं आ गई हूँ ना आपकी छोटी बहू, आपने मुझसे कहा होता तो मैं 2 मिनट में आपको ऐसी टेस्टी चटनी बनाकर खिलाती कि आप उंगलियां चाटती रह जाती। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, अब से अपने छोटे मोटे कामों के लिए ना मैं तुझे आवाज़ लगा दिया करूँगी। ठीक ही कह रही है तू, किसी भी काम के लिए कहो ना तो इसकी शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। ठीक ही कह रही है माँ जी आप, छोटा मुँह बड़ी बात। अब कल ही देवर जी ने भाभी से बोला कि उनकी टी-शर्ट में थोड़ा दाग लग गया है, उसे साफ कर दे। लेकिन देखो, बाकी सारे कपड़े धुल गए, लेकिन देवर जी की वो टी-शर्ट अभी तक जस की तस रखी हुई है। आप कहो देवर जी से कि कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लिया करें। अरे भाई, क्या ज़रूरत है 5 मिनट के काम को 5 दिन में करवाने की, मैं करके दूंगी ना। और अब आपको ना बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत ना है। अब इस घर में आपकी एक बहू नहीं है, बड़ी भाभी तो नहीं करती तो छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर दिया करूँगी। भाभी को तो आदत है हर काम को लंबा खींचने की। आकांक्षा, शाम को मेरे फ्रेंड के यहाँ डिनर पर चलना है, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। पूरा दिन काम निपटाते निपटाते आकांक्षा को शाम हो गई थी। उसे अपने लिए समय ही नहीं मिला था, यहाँ तक कि वो कोई ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं कर पाई थी। 7:30 बज गए। धीरज कुछ ही देर में आते होंगे, मुझे ऐसे हुलिये में देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। साड़ी पहनने का भी टाइम नहीं है, फटाफट से सूट डाल लेती हूँ। आकांक्षा जल्दी जल्दी एक हल्का सा सूट निकाल कर पहन लेती है और दोनों बच्चों को भी रेडी करने लगती है। कुछ ही देर में धीरज घर आ गया था। जल्दी जल्दी वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी से लौटते समय, तुमने देखा आकांक्षा कैसे रहती हैं बाकी औरतें, और एक तुम अपने आप को देखो। अरे 35 की साल में 45 की लगने लगी हो तुम। ना ढंग के कपड़े सिलेक्ट करती हो, ना मेकअप। अपना हुलिया देखा है? अरे क्या हो गया है तुम्हें? यकीन ही नहीं होता कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैंने शादी की थी। थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए ना खुद को। पार्टी में बाकी औरतों का ड्रेसिंग स्टाइल देखा तुमने? मेरे साथ घर से बाहर निकलने में अगर इतनी ही शर्म आती है ना आपको, तो ठीक है, आगे से मैं आपके साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। और धीरज, जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है। बाकी लोगों का मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसी जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, उसमें मैं अपने आप को बस इतना ही मेंटेन करके रख सकती हूँ। आकांक्षा के मुंह से उखड़ा सा जवाब सुनकर धीरज बहुत हैरान रह गया। घर पहुंचकर, अरे भाभी, ये कैसी ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई आप? बुरा मत मानना, लेकिन आपको ना फैशन सेंस बिल्कुल ना है। अरे ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है मुझसे सलाह ले ली थी। देवरानी की बात सुनकर तो अब आकांक्षा का मुंह बन गया था। वो गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे की ओर निकल जाती है। माँ, आप बड़ा गर्व से फूली घूमती थी ना कि आपकी बहू MSc B.Ed है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे क्या फ़ायदा ऐसी गोल्ड मेडलिस्ट बहू का जो घर में अपनी ननद की मदद ना कर सके। 2 महीने हो गए मैंने भाभी से प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी थी, लेकिन भाभी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रोज़ कल 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 कहकर टाल देती है। अरे नीता, तुम भी क्यों हर बात के लिए भाभी से हेल्प मांगती हो? मैंने तो उन्हें कितनी बार झुंझलाते हुए देखा है। सही बताऊँ ना, वो किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहती। तुम परेशान ना हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए ना, मैं हूँ ना,
मैं कर दूंगी तुम्हारी हेल्प। छोटी भाभी कितनी कूल हो यार आप। एक बड़ी भाभी है, बात बात पर बस चिड़चिड़ करती रहती है। अरे बड़ी बहू क्या बात है भाई, कोई भी काम दो चाहे आधे घंटे का ही क्यों ना हो, तुम उसमें 4 घंटे लगा देती हो। अब इस तरह से घर चलेगा क्या? माँ जी आप ऐसे क्यों बात करी हैं? इस घर में ऐसा कोई काम है जिसे करने से मैंने कभी इनकार किया है? आपका हो, बाऊजी का हो, नीता का हो या नीरज या धीरज, मैंने तो सबके ही काम को हमेशा खुशी खुशी किया है। लेकिन हाँ, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिए ना। एडजस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है बड़ी बहू। हम देख रहे हैं तुम्हारी किसी का काम करने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। अरे घर में एक और बहू आ गई है, वही काम छोटी बहू को कहो ना तो 10 मिनट में करके देती है, और एक तुम हो कि हर काम को बस टालती रहती हो। तुम्हारा घर के कामों में मन ही नहीं लगता। रजनी को अभी परिवार में आए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और इस 1 महीने में रजनी ने परिवार में सबको ये एहसास दिला दिया था कि आकांक्षा का घर की काम या बाकी किसी की मदद करने में कोई मन नहीं है, इच्छा नहीं है। वो सबके काम को एक बोझ की तरह करती है। इसीलिए धीरे धीरे घर में सभी लोग आकांक्षा से दूर होने लगे थे। कुछ दिनों के बाद रजनी की प्रेगनेंसी की खबर घर में पता चलती है और ठीक 9 महीने के बाद रजनी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद रजनी, अरे भाई उठ जाओ, 8:30 बज गए हैं। आधे घंटे में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और तुम बिस्तर छोड़कर उठ ही नहीं रही हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ना तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके रखे और चाय नाश्ते का तो कुछ अता पता ही नहीं है। नीरज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अरे पूरी रात सोने नहीं दिया गुड़िया ने। पूरी रात जाकर बच्चों को संभालना पड़ता है मुझे। सुबह भी जल्दी उठ जाऊंगी, ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? ये क्या बात होती है रजनी? अब तो गुड़िया 3 महीने की हो गई है। अब बहुत कर लिया तुमने आराम। अब थोड़ा घर के कामों में हाथ लगाओ। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो भाभी टिफिन बना कर देती थी। अब शादी हो गई इसलिए भाभी को किसी भी काम के लिए कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कब तक ऑफिस में कैंटीन का खाना खाकर काम चलाता रहूंगा? आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे के साथ मेरी क्या हालत हो जाती होगी पूरा दिन। ना मुझे दिन में सुकून मिल रहा है, ना रात में आप मदद करने आते हो, ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको कैंटीन का खाना खिलाऊं। अरे बाबा, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं उठ पाती मैं सुबह जल्दी। नहीं हो पा रहा है, मुझे बख्श दो। अरे नीरज क्या हो गया बेटा? देख रही हूँ आजकल रोज ही तुम्हारे कमरे से बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब ठीक तो है ना? ये बात आप अपनी बहू से ही पूछो। आप ही बताओ मैंने इससे क्या गलत कह दिया जो ये ऐसी बात करी है? 3 महीने की हो गई है गुड़िया, लेकिन इससे तो जैसे घर की जिम्मेदारी और काम से कोई मतलब ही नहीं है। कपड़ों का ढेर रखा हुआ है कमरे में। ना कपड़े धोती है, ना सुबह उठकर मेरा टिफिन बनाती है। किसी शर्ट का बटन निकला हुआ है तो किसी की तुरपाई खुल गई है। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए इंसान अपनी पत्नी से नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? छोटी बहू तू तो बड़ा कॉलर टाइट करते हुए मेरे पास आती थी। माँ जी जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं फटाफट से कर दूंगी। और अब तुझसे अपने पति से काम भी नहीं हो पा रहा, तो काम से कब से जी चुराने लगी? माँ जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं काम से जी चुरा रही हूँ? अरे भाई, आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? अभी अभी एक छोटे से बच्चे की माँ बनी हूँ मैं। इतनी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। पूरी रात जाकर मेरे बच्चों को संभालना पड़ता है। नीरज को छोड़िए, लेकिन माँ जी आप तो एक औरत है। कम से कम आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस समय मैं कैसे समय गुजार रही हूँ। आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन छोटी बहू या बड़ी बहू तो निकम्मी 1 नंबर की है, किसी काम की नहीं है। हर समय बच्चों के काम का बहाना बनाती रहती है। तो ऐसा कर गर्मा गर्म चाय और थोड़े से पकौड़े बना ला। बड़ी इच्छा हो रही है कई दिन से पकौड़े खाने की। ऐसा है तो कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। बात बात पर रजनी रजनी चिल्लाना छोड़ दीजिए। अरे आप लोगों के आगे पीछे घूमने के अलावा और भी 36 काम है मेरे पास। पागल हो जाती हूँ मैं पूरा दिन गुड़िया को संभालते संभालते। ऊपर से घर में लोगों की शिकायत और फरमाइशें के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को कॉलेज का प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी के कपड़े इस्त्री नहीं हुए। आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, ना ही इतने बुजुर्ग के लाचार कि अपना काम खुद से नहीं कर सकते। और माँ जी क्या आप हर समय चाय 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 के लिए शोर मचाती रहती है? एक कप चाय उठाकर आप खुद बना सकती है ना। यहाँ ज़रूरी काम नहीं निपटा पा रहे और आपको वक्त बेवक्त चाय के साथ पकौड़े चाहिए। छोटी बहू के तेवर देखकर निर्मला के तो होश ठिकाने आ ही गए थे। देखा माँ जी आपने? अरे अभी सिर्फ एक बच्चा हुआ है और वो भी सिर्फ 3 महीने का है और इसने अपने तेवर दिखा दिए। एक ये रजनी है और एक हमारी बड़ी बहू।
2 बच्चों को संभालते हुए भी उसने अकेले पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल कर रखी। सबको समय पर खाना दिया और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी संभालने से कभी पीछे नहीं हटी। हमें लोगों के मती मारी गई थी जो हमने हमेशा तुझे गलत समझा। और यह रजनी, इसने ही सबके मन में जहर भरा था ना बड़ी बहू के खिलाफ। बस 9 महीने बीतते ही इसको आटे दाल का भाव समझ में आ गया। रजनी की तो नई नई शादी हुई थी माँ जी। उसके पास उस समय काम ही क्या था। नीरज ऑफिस चला जाता था और उसके बाद वो पूरा दिन खाली यहाँ से वहाँ घूमकर 3-4 काम कर लिया करती थी। लेकिन शिकायत तो मुझे आपसे है। आपके साथ मैंने इस घर में 8 साल बिताए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे नहीं समझा, बल्कि आप रजनी की बातों में आ गई। बच्चों और घर की जिम्मेदारी के बीच फंसकर अब मुझे कोई काम में देर होती या मैं कोई काम भूल जाती तो आपको भी ऐसा लगता था कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं लगा रही हूँ। क्या आपने कभी समझना चाहा कि एक हाउसवाइफ जो 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ भी है, उसके लिए 2 मिनट का समय निकालना कितना मुश्किल होता है।